गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने विभिन्न शासकों के साथ में अंग्रेजों के संघर्ष के बारे में हमने पढ़ा। अंग्रेजों ने अपने प्रभाव और साम्राज्य का भारत में विस्तार करने के लिए केवल शस्त्र की नीति ही न अपनाई, बल्कि उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया और उस कूटनीति का एक हिस्सा था सहायक संधि। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सहायक संधि की क्या थी और इसके माध्यम से भारत में अंग्रेजों का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी। सहायक बनना, मदद करने वाला बनना, मददगार बनना। और भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। इसे जब डुप्ले के बारे में हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि डुप्ले ने सबसे पहले भारतीय राजाओं के साथ में एक सहायक संधि करने का निश्चय किया और वह संधि के तहत वहां अपनी एक सैनिक टुकड़ी रखने का प्रयास करता था और यह वादा करता था कि आप यदि मेरे संरक्षण में रहोगे तो आपको किसी भी बाहरी आक्रमण से आपको सुरक्षा दूंगा। लेकिन डुप्ले इस मिशन में ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ और उसको वापस फ्रांस बुला लिया गया। भारत में इस नीति को व्यवहारिक रूप दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो 1798 से लेकर के 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। और इस संधि का जो तात्कालिक कारण था कि इसको इसी समय क्यों लागू किया, वो था भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को नेपोलियन का भय था। नेपोलियन 1798 में मिस्र में आ चुका था और वो एशिया की तरफ बढ़ना चाहता था। और जब उसने तख्तो-ताज हासिल कर लिया फ्रांस का 1799 में, तो फिर उसने अंग्रेजों को यह आशंका हो गई कि कहीं नेपोलियन अपना प्रभाव जमाने के लिए भारत की तरफ न आ जाएं और एशियाई साम्राज्य पर अंग्रेजों को हटा न लें। इसलिए वेलेस्ली ये सोचता था कि यदि ऐसा होगा उस समय, क्योंकि पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में शक्तिशाली शासक था और इधर टीपू सुल्तान भी प्रयास कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मेलजोल का। मराठे भी अभी सक्षम थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों ने निश्चय किया कि हम एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें सभी भारतीय राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर हो जाएं। इसलिए सहायक संधि को लागू किया गया। एक सहायक संधि की क्या विशेषताएं थी, यानी जिस शासक के साथ में सहायक संधि की जाती उसमें क्या क्या शर्तें होती थी। तो पहली शर्त होती थी कि भारतीय राजाओं के साथ विदेशी संबंध जो भी होंगे, यानी एक भारतीय राजा यदि किसी दूसरे भारतीय राजा पर आक्रमण करेगा तो भी विदेशी संबंध हो गया। ठीक है, यदि किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसका प्रतिरोध कैसे करना है, किसी दूसरे राज्य के साथ में कोई संधि करनी है, कोई क्षेत्र लेना है या देना है, ये सभी विदेशी संबंध हो गए। तो ये विदेशी संबंध सभी कंपनी के अधीन हो गए। यानी बिना कंपनी की सहमति से राय मशवरा लिए कोई भी राजा किसी भी दूसरे राज्य के साथ में संधि नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, प्रत्याक्रमण नहीं कर सकता। और राजा युद्ध और अन्य संबंध मामलों में जो भी संधि करेगी कंपनी के साथ में परामर्श ही करेगी। दूसरा, राजा है वो अपने यहाँ पर एक छोटी सी सेना रखेंगे और उस सेना की कमान है वो एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी के पास होगी और उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? भारतीय राजा उठाएगा। अर्थात अंग्रेजों की सेना है लेकिन उसका खर्चा भारतीय राजा को उठाना है। इससे अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ कि हर भारतीय राज्य में एक अंग्रेजी सेना हो गई। इसलिए छोटा मोटा जब भी जहाँ भी विद्रोह होता, अंग्रेजी सेना है वो उसको दबाने के लिए चली जाती थी। दूसरा, राजाओं को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। रेजिडेंट का जैसा कि पहले से प्रावधान था कि विदेशी मामलों में तो हस्तक्षेप करेंगे लेकिन आंतरिक मामलों में नहीं करेंगे। तो रेजिडेंट का काम था कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन रेजिडेंट ने ऐसा किया और कई बार किया। वो दरबार में ही रहते थे और दरबार की हर गतिविधि पर ध्यान रखते थे और उसका खास ध्यान इस बात पर होता था कि राजा कोई ऐसा काम न करें कि अंग्रेजी हितों पर नकारात्मक असर पड़े। इसलिए उस रेजिडेंट की व्यवस्था ने भारतीय राजाओं को एक तरीके से निर्णय लेने के लिए पंगु बना दिया।
राजा है वो कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को किसी भी प्रकार के काम में नहीं रखेंगे, यानी न तो सैनिक पद देंगे, न प्रशासन में कोई पद देंगे, न दरबार में आने देंगे। ये प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि फ्रांसीसियों, स्पेनिशों, पुर्तगाली और हॉलैंड वालों को भारत से बाहर निकालना था। इसलिए कोई भी भारतीय राजा है वो किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा जब तक कंपनी नहीं कहती है, और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये एक सहायक संधि के प्रावधान थे, और इस सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ में 1798 में की गई, और फिर मैसूर के साथ में की गई 1799 में, जब टीपू सुल्तान के साथ में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। फिर 1801 में पेशवा के साथ में की गई, जब वो बशीन की संधि को मान लिया। 1801 में तंजौर और पेशवा के साथ में 1801 या 2 में हुई, और राजस्थान के राजाओं के साथ में भी ये संधियां 1805 और 6 में हुई थी, भरतपुर और करौली वगैरह के साथ में। लेकिन इन संधियों का जो विस्तृत खाका है वो 1818 में तैयार करके वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। राजस्थान में ये संधियां है वो व्यवहारिक रूप से 1818 की सहायक संधियां मानी जाती है, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। और हेस्टिंग्स ने क्यों किया था इसका कारण मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था। आंग्ल मराठा युद्ध में ये पिंडारियों का दमन करना चाहते थे, उसके लिए मराठों का दमन करना था। मराठे राजस्थान में बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए राजस्थान के राजाओं को अपने पक्ष में जोड़ने, पिंडारियों का दमन और मराठों का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में खत्म हुआ। इन सब चीजों से जोड़ करके इसको देखा जा सकता है। सहायक संधि से अंग्रेजों को बहुत अधिक फायदे हुए। कौन कौन से फायदे हुए कि भारतीय राजाओं ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी न तलवार चलानी पड़ी, न गोली चलानी पड़ी, और सभी भारतीय लगभग काफी संख्या में इन भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और कंपनी को यह पूरा अधिकार मिल गया कि कोई भी भारतीय राजा युद्ध या संधि नहीं करेगा। तो अंग्रेजों के पास में जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, जिम्मेदारी पूरी राजा की है, प्रजा को देखभाल करने की या कुछ भी आगे काम करने की, निर्णय लेने की। लेकिन अंग्रेजों के पास में पूरा अधिकार है कि वो राजा की लगाम अपने हाथ में पकड़ के रखें। तो इस प्रकार से भारतीयों ने, राजाओं ने शांति को खरीद लिया और उसके बदले में अपनी स्वतंत्रता या स्वायत्तता या संप्रभुता को बेच दिया। भारतीय जो राजा होता था उसने अपनी सैनिक टुकड़ी, जब अंग्रेजों की वहाँ सैनिक टुकड़ी रख दी गई तो उसका खर्चा तो उठाना पड़ता था राजा को, उससे राजस्व पर भार बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया राजा का। इसलिए उसने इस खर्चे को पूरा करने के लिए जनता पर अधिक मात्रा में टैक्स लगाए। जब टैक्स नहीं आता था तो उसकी जबरन वसूली अंग्रेजों ने करवाई। इससे भारतीय राजा है वो जनता में बदनाम और हो गए। और जब आंतरिक विद्रोह वगैरह होते थे तो अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी जाती थी और उसका दमन कर लेती थी, जो बहुत ही क्रूरतापूर्ण होता था। इससे भी असंतोष काफ़ी बढ़ गया और अंग्रेज रेजिडेंट ने भी कई बार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए। यहाँ तक कि राजा का कौन सा लड़का राजा बनेगा, यह भी मामले कई बार रेजिडेंट तय करने लग गए थे। तो सहायक संधि ने अपनी स्वाधीनता बेच करके शांति को खरीद लिया, संप्रभुता को बेच करके स्थायित्व को खरीद लिया और भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई और अंग्रेजों की दया पर वो निर्भर हो गए। राजाओं पर कुछ नकारात्मक असर पड़े, जिसमें सबसे जो बड़ा था कि सेना और रेजिडेंट का खर्चा भारतीय राजा पर बढ़ गया। राजाओं की गरिमा है वो जनता की नज़र में कम हो गई, क्योंकि अभी तक राजा तो माई बाप थे, लेकिन अब जनता को लगने लगा कि राजा के हाथ में असली पावर नहीं है, असली पावर अब कंपनी के हाथ में आ गए हैं। और राजाओं को विभिन्न प्रकार के लालच और प्रलोभन देकर के कंपनी ने उन्हें अपने सैनिक या सिपह सालार बना दिए और विश्वसनीय सहयोगी बन गए। इसका यह असर हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इन भारतीय शासकों ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और बाद में जब विभिन्न राज्यों में स्वायत्तता या स्वतंत्रता की जब बात उठी, खास करके प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान, तब भी भारतीय राजाओं ने इन प्रजामंडलों का दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को एक बैठे बिठाए एक बहुत ही मजबूत सहयोगी मिल गया। जब 1857 की क्रांति हुई तब लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि भारतीय राजा हमारा साथ नहीं देते
तो हम कब की बोरिया बिस्तर बांध के बाहर से हमें जाना पड़ता। तो ये जो बाढ़ को रोकने के लिए जो बांध बनाया था राजाओं का, इस बांध ने ही अंग्रेजों को भारत में बनाए रखने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाया और कई शासकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लिया। और इसी नीति का ये परिणाम हुआ कि लगभग भारत का नक्शा है वो अब अंग्रेजी पताका के नीचे आ गया था। अगले टॉपिक में हम एक और इसी प्रकार की नीति के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं था।